आज हम चर्चा करेंगे, चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो आज हम इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। तो आप याद रखिएगा, समाज का जो सामाजिक विभाजन है वो कैसे होता है। तो सामाजिक विभाजन जो है वो 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक जन्म, भाषा, जाति और धर्म। यानी जन्म, भाषा, जाति तथा धर्म के आधार पर, ठीक है, समाज में एक दूसरे लोगों से अलग होना ही क्या कहलाता है, सामाजिक विभाजन कहलाता है। यानी जन्म, भाषा, जाति तथा धर्म के आधार पर समाज में जो प्रत्येक व्यक्ति समाज में जो है एक दूसरे से अलग रहते हैं, अलग अलग समुदाय में बढ़ जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सांप्रदायिकता। ये जो क्वेश्चन है सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता जो है, सांप्रदायिकता का अर्थ ही मुख्य रूप से शाब्दिक अर्थ होता है कि अपने धर्मों को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ मानना। ठीक है, अपने धर्मों को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ मानना सांप्रदायिकता का अर्थ होता है। सांप्रदायिकता जो है भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे पहले आप लिखिएगा कि सांप्रदायिकता जो है अपने धर्मों को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ मानना सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता जो है भारतीय समाज को क्या करती है, भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। इससे हमारा समाज न केवल कमज़ोर होता है बल्कि अनेक समस्याओं को भी जन्म देता है सांप्रदायिकता। तो ये हो गया आपका सांप्रदायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो जो भारत के संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति जो है अभी भी संतोषजनक नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो लगभग 11% से कम है। अगर ये दूसरे देशों की तुलना इससे किया जाए तो हम जैसे कि ब्रिटेन है, अमेरिका है, इटली है, तो ब्रिटेन में जो है 19.3% जो है संसदों में महिला का प्रतिनिधित्व होता है, और अमेरिका में 16.3%, इटली में 16.1%, आयरलैंड में 16.2% और फ्रांस में 13.9%। और इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत अभी भी बहुत पीछे है। भारत में लगभग 11% से कम ही महिलाएं जो है संसद में अपना प्रतिनिधित्व करती है। तो हम कह सकते हैं कि अभी महिलाओं की जो स्थिति है भारत की संसद में वह उतना संतोषजनक नहीं है। सत्ता का विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है, सत्ता के विकेंद्रीकरण का तात्पर्य सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न कर, यानी सत्ता को एक स्थान पर नहीं रखकर उसके विभिन्न स्तरों में बांटना। सत्ता को आप कह सकते हैं शॉर्टकट में, इसके आसान तरीका में आप कह सकते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता को जो है विभिन्न स्तरों में विभाजित करना। सत्ता का विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है, सत्ता को विभिन्न स्तरों में क्या करना, विभाजित करना। नहीं, सत्ता को विभिन्न स्तरों में क्या करना, सत्ता को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना ही क्या कहलाता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, रंग भेद से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, रंग भेद क्या होता है। रंग के जो आधार पर भेदभाव किया जाता है, जब रंग के आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भेदभाव करते हैं, घृणा करते हैं, तो उसको हम कहते हैं, उस जो है प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रंग भेद कहते हैं। यानी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जो है रंग के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करते हैं तो यह रंग भेद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं, ये बहुत ध्यान से रखिएगा। भ्रूण हत्या क्या होता है, यानी भ्रूण हत्या जो है, भ्रूण यानी पेट में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं, यानी माँ के पेट में पल रहे शिशु का लिंग जांच कराकर, याद रखिएगा, माँ के पेट में पल रहे शिशु का लिंग जांच कराकर लड़की होने पर, ठीक है, लड़की होने पर उसको गर्भ में ही नष्ट कर देना, उसे मार देना, क्या कहलाता है, भ्रूण हत्या कहलाता है। क्या कानून इसे रोकने में सफल रही है? तो हम अगर देखते हैं तो भ्रूण हत्या को कानून रोकने में सफल कहीं से नहीं रही है, कुछ हद तक सफल रही है, लेकिन अभी भी भ्रूण हत्या हमारे समाज में, जो पुराने ख्यालात के लोग हैं वहाँ पर भ्रूण हत्या अभी भी प्रचलित है, लोग लिंग जांच कराते हैं। तो कुछ हद तक जो हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो है भ्रूण हत्या की स्थिति में सुधार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? देखिएगा कि नारी सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले, नारी सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक मामलों में नीति निर्माण में भागीदारी प्रदान करना, ठीक है। नारी सशक्तिकरण से यह तात्पर्य है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक, जहां महिलाओं को प्रभावित करता है, महिलाओं को शोषण होता है, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो या पारिवारिक रूप से हो, महिलाओं का जहां शोषण होता है, उस मामलों में नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान करना, यानी उस मामलों को रोकना ही क्या कहलाता है, नारी सशक्तिकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाती है? देखो, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय, भाषा भाषी के लोग निवास करते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के भाषा भाषी के लोग, समुदाय के लोग, जाति, धर्म, संस्कृति के लोग निवास करते हैं। जब यह आपस में किसी न किसी बात को लेकर आपस में इन लोगों के बीच टकराव होता है, तब सामाजिक विविधता जो है क्या बन जाती है, राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है। फिर से सुनिएगा, सामाजिक विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाती है? तो हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति, समुदाय के लोग निवास करते हैं। ये विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति, समुदाय के लोग जो है किसी न किसी बात से लेकर आपस में जब टकराते हैं तो यह जो है राष्ट्र के लिए क्या बन जाता है, घातक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में सत्ता की भागीदारी से आप क्या समझते हैं? तो कह रहा है भारत में सत्ता की भागीदारी, भारत में सत्ता की भागीदारी से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच अभिव्यक्ति एवं पहचान के लिए सत्ता का विभाजन होता है। क्या होता है कि भारत में जो है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच अभिव्यक्ति एवं पहचान के लिए सत्ता को क्या होता है, बंटवारा होता है, विभाजन होता है। इस व्यवस्था से समूहों के हितों एवं जरूरतों को सम्मान दिया जाता है, जिससे समूह टकराने से बच जाती है और सत्ता में साझेदारी द्वारा सार्वजनिक सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है। तो क्या होता है, फिर से देखिएगा कि भारत में सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है कि समाज में जो विभिन्न समुदाय या विभिन्न समूह के जो लोग रहते हैं उनके बीच जो है सत्ता का विभाजन कर दिया जाता है, सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। इस व्यवस्था से क्या होता है कि उस समूहों के हितों और एवं ज़रूरतों को सम्मान दिया जाता है, जिससे वह आपस में जो विभिन्न जाति समुदाय, जो विभिन्न समुदाय के जो लोग रहते हैं वह आपस में टकराने से बच जाते हैं और इस तरह से जो है सत्ता में साझेदारी द्वारा सार्वजनिक सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए आप क्या करेंगे? ये आपसे पूछ रहा है कि सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो याद रखिएगा ये आपसे पूछ रहा है तो आपको पता है कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं।
आपको पता है कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है सांप्रदायिकता मतलब अपने धर्मों को दूसरे धर्म से ऊंचा मानना, धर्म के आधार पर एक दूसरे से नफरत करना, यही सांप्रदायिकता होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी धर्म का सम्मान करेंगे। सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, अपने धर्मों को उतना ही सम्मान देंगे, अपने धर्मों को जितना सम्मान देंगे उतना दूसरे धर्म के लोगों को भी सम्मान देंगे। किसी को धर्म के आधार पर किसी से कभी भेदभाव या घृणा ना करेंगे। तो सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए हम यही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता राजनीति को प्रभावित करती है, कैसे। अब सांप्रदायिकता आपको पता है, कह रहा है कि जब एक विचारधारा बनने लगती है कि धर्म से ही राजनीतिक बिगड़ती है, तो सांप्रदायिकता का प्रभाव दिखने लगता है। सांप्रदायिकता के छतरी के अंतर्गत एक ही धर्म के लोग जो हैं, एक ही धर्म के लोग रहते हैं। सांप्रदायिकता के छतरी के अंदर जो है एक ही धर्म के लोग रहते हैं, भले ही उनमें अन्य आधार पर वैचारिक मतभेद क्यों न हो। धार्मिक समुदाय का प्रमुख सांप्रदायिकता की सोच राजनीतिक में बनाए रखना चाहती है। अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक होने के कारण बहुसंख्यकवाद प्रभावी होता है। बहुसंख्यक प्रस्ती का उदाहरण श्रीलंका में सिंहलों के दबाव के द्वारा घोषित एकमात्र सरकारी भाषा सिंगली जो है वह उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किन्हीं दो प्रावधानों के द्वारा बताइए कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सबसे पहले आप धर्मनिरपेक्ष के बारे में समझिए कि धर्मनिरपेक्ष होता क्या। धर्मनिरपेक्ष मतलब राष्ट्र का कोई अपना धर्म ना होना, ठीक है, और धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव ना करना, इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। अब सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है आपका कि किन्हीं दो प्रावधानों को जिक्र करते हुए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है, इसका जिक्र करना है। तो दो प्रावधान में पहला प्रावधान लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, अब इतना पढ़ने की जरूरी नहीं है, पहला प्रावधान में आप लिख दीजिएगा कि धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है भारत को। तो भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है। और दूसरा ये कह दीजिएगा कि धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। पहला, राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत जो देश है उसका कोई अपना धर्म नहीं है। और दूसरा, भारत देश जो है अपने नागरिकों को धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का आशय क्या है। तो भारतीय विभिन्नताओं का देश है। भारत जो है विभिन्नताओं का देश है। यहाँ अनेक मतलब भाषा के, धर्म के, जाति, खान पान, पोशाक सब भिन्नताएं रहती है। और ये लोग जब सभी लोग गर्व से बोलते हैं कि हम सब भारतीय हैं, तो ये हमारा जो है राष्ट्रीय एकता और अखंडता का यही आशय है। फिर ये क्वेश्चन जो है मांग आसान, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन पे हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं। तो आप याद रखिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ कि धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का आशय यह है कि जिस देश में धर्मनिरपेक्ष लागू होता है उस देश का अपना कोई राजकीय या फिर राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है, और वह देश जो है धर्म के आधार पर अपने नागरिक से किसी प्रकार की भेदभाव नहीं करता है। सभी के साथ सम्मान, कानून, सम्मान, नियम लागू होता है। यही जो है धर्मनिरपेक्षता है।